जय भीम दोस्तों, मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से। मैं आज के वीडियो में अनुसूचित जाति पीजी छात्रों के उत्पीड़न पर आधारित है। मामला भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में अनुसूचित जाति एससी के पोस्ट ग्रेजुएट पीजी छात्रों के साथ हो रहे गंभीर उत्पीड़न और भेदभाव पर है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल की शिकायत पर की गई है, जिसमें छात्रों के अमानवीय ड्यूटी आवर्स 24 से 72 घंटे तक लगातार काम, जातिगत टिप्पणियों और मूलभूत अधिकारों के हनन का उल्लेख है। अत्यधिक काम के बोझ और भेदभाव के कारण पिछले 5 वर्षों में 55 पीजी छात्रों ने आत्महत्या की है, जिसके चलते शिकायतकर्ता ने कार्य घंटों को विनियमित करने और जातिगत भेदभाव की निगरानी के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। जय भीम जातियों। अनुसूचित जाति पीजी छात्रों के उत्पीड़न पर आयोग का नोटिस। यह स्रोत भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में अनुसूचित जाति एससी के पोस्ट ग्रेजुएट पीजी छात्रों के साथ हो रहे गंभीर उत्पीड़न और भेदभाव पर केंद्रित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस मामले में नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। यह कार्रवाई यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल की शिकायत पर की गई है, जिसमें छात्रों के अमानवीय ड्यूटी आवर्स 24 से 72 घंटे तक लगातार काम, जातिगत टिप्पणियों और मूलभूत अधिकारों के हनन का उल्लेख है। स्रोत में यह भी बताया गया है कि अत्यधिक काम के बोझ और भेदभाव के कारण पिछले 5 वर्षों में 55 पीजी छात्रों ने आत्महत्या की है, जिसके चलते शिकायतकर्ता ने कार्य घंटों को विनियमित करने और जातिगत भेदभाव की निगरानी के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, एक न्यूज़ रिपोर्ट है और एक शिकायत भी है जो यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के अध्यक्ष ने दायर की है। हाँ, डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने। हाँ, और ये सब इशारा कर रहे हैं भारत के कुछ बहुत माने हुए मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी छात्रों के साथ होने वाले बर्ताव की तरफ। बिल्कुल, और खासकर अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय के छात्रों के साथ। मुद्दे हैं कथित भेदभाव, अमानवीय काम के घंटे और इसके जो दुखद नतीजे सामने आ रहे हैं उन पर भी बात होगी। हाँ, नतीजे वाकई चिंताजनक हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन दावों की तह तक जाएं, समझें कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही हैं और नियम कानून क्या कहते हैं और क्यों वो शायद नाकाफी साबित हो रहे हैं। हाँ, तो चलिए इस पूरी स्थिति को परत दर परत खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स की आपबीती नहीं है। ये हमारी पूरी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर, हमारे समाज में बराबरी के सिद्धांतों पर बड़े सवाल खड़े करता है। और जैसा आपने कहा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है जी, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो इसी से शुरू करते हैं। ये एनसीएससी वाला मामला कैसे सामने आया, डॉक्टर मित्तल की शिकायत क्या थी और आयोग ने क्या किया? देखिए, डॉक्टर लक्ष्य मित्तल वो खुद एक सर्जन हैं और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। उन्होंने एनसीएससी में एक याचिका, एक पिटीशन दायर की और इसमें उन्होंने पीजी मेडिकल छात्रों और खासकर एससी समुदाय के छात्रों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया। और आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? आयोग ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। उनकी शिकायत के आधार पर एनसीएससी ने एम्स नई दिल्ली, जो देश का टॉप संस्थान है, हाँ, और साथ ही सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दोनों को नोटिस जारी किया है। नोटिस? और उसमें क्या कहा गया है? उनसे कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट, मतलब क्या कार्रवाई की गई है, वो रिपोर्ट दें। 15 दिन? ये तो काफी तेज लगता है। इस नोटिस का वजन कितना है? मतलब क्या ये बस एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं है। एनसीएससी एक संवैधानिक बॉडी है और उसके पास सिविल कोर्ट के बराबर की शक्तियां होती हैं। अच्छा। और आयोग ने नोटिस में ये साफ साफ लिखा है कि अगर टाइम पर जवाब नहीं आया तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अधिकारियों को सम्मन भेजकर पर्सनली बुला सकते हैं पूछताछ के लिए। समझ गई। तो ये वाकई सीरियस मामला है। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि आयोग इन आरोपों को हल्के में नहीं ले रहा। ठीक है, तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। डॉक्टर मित्तल ने अपनी शिकायत में क्या मुख्य बातें उठाई हैं, कौन सी समस्याओं पर जोर दिया है? शिकायत में कई बहुत ही गंभीर मतलब चिंताजनक मुद्दे हैं। पहला और सबसे बड़ा है अमानवीय ड्यूटी आवर्स, काम के घंटे। हाँ,
आरोप यह है कि पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों से रेगुलरली 24 घंटे 36 घंटे लगातार काम लिया जाता है। लगातार बिना ब्रेक के? हाँ, और कुछ मामलों में तो ये 72 घंटे तक भी चला जाता है बिना किसी तय ब्रेक के। आप सोचिए, 3 दिन और 3 रात लगातार ड्यूटी पर। 72 घंटे? ये तो सुनने में भी यकीन नहीं होता। क्या इससे सिर्फ मतलब एक थकान या स्ट्रेस का मामला बताया गया है, या इसका कोई कानूनी पहलू भी है? नहीं, इसे सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। अच्छा। शिकायत में ये तर्क है कि ऐसे अमानवीय काम के घंटे संविधान के अनुच्छेद 21 का वॉयलेशन है, जो जीवन और गरिमा का अधिकार देता है। बिल्कुल। और साथ ही अनुच्छेद 42 का भी, जो कहता है कि राज्य को काम के लिए न्यायसंगत और मानवीय माहौल सुनिश्चित करना चाहिए। सही बात है। लगातार इतने घंटे काम करवाना न तो न्यायसंगत है न मानवीय। बिल्कुल। और काम के घंटों के अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा जो उठाया गया है वो है जातिगत भेदभाव का। हाँ, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, और ये बहुत ही संवेदनशील पहलू है। आरोप ये है कि एससी बैकग्राउंड से आने वाले पीजी छात्रों को अक्सर अपने क्लासमेट्स, अपने रूममेट्स, और दुख की बात है कि कई बार फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से भी, चाहे वो सीधे तौर पे हों या इशारों में, जातिगत टिप्पणियों का, तानों का, भेदभाव वाले व्यवहार का सामना करना पड़ता है। और इसका असर क्या होता होगा उनके ऊपर? ज़ाहिर है बहुत गहरा नकारात्मक असर पड़ता है उनके एकेडमिक प्रदर्शन पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर, उनके आत्मविश्वास पर, हर चीज पर। तो ये एक तरह की दोहरी मार हुई। एक तरफ इतने लंबे काम के घंटे, दूसरी तरफ ये कथित भेदभाव। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजे बहुत दुखद हैं, जैसा मैंने पहले कहा। शिकायत के मुताबिक ये जो असहनीय हालात हैं, इनकी वजह से हर साल कई होनहार छात्र या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक रूप से टूट जाते हैं, और कुछ तो आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठा लेते हैं, या फिर अपनी मेडिकल की पढ़ाई जिसके लिए इतनी मेहनत की थी उसे बीच में ही छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ये तो वाकई भयानक है। ये सिर्फ उन छात्रों या परिवारों के लिए त्रासदी नहीं, ये तो देश का भी नुकसान है। बिल्कुल, प्रतिभा का नुकसान है। ये आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं। क्या डॉक्टर मित्तल की शिकायत के अलावा कोई और रिपोर्ट या स्टडी भी है जो इन बातों को, खासकर ये काम का बोझ और मेंटल हेल्थ के कनेक्शन को सपोर्ट करती हो? हाँ, बिल्कुल है। डॉक्टर मित्तल ने अपनी याचिका में एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, जो मेडिकल एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी है, हाँ, उन्हीं के द्वारा बनाई गई एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट का जिक्र किया है। ये टास्क फोर्स अगस्त 2024 में बनी थी। अच्छा, हाल ही में? जी। और इसका काम ही था पीजी छात्रों के मेंटल हेल्थ इश्यूज और जो सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं उनके कारणों को स्टडी करना। और इस टास्क फोर्स को कौन हेड कर रहा था? इसे हेड कर रहे थे निम्हांस बैंगलोर के जाने माने डॉक्टर सुरेश बड़ामठ। निम्हांस तो आप जानती हैं मेंटल हेल्थ का देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। हाँ, बिल्कुल। तो निम्हांस के एक्सपर्ट की अध्यक्षता वाली इस एनएमसी टास्क फोर्स ने क्या पाया? क्या उनकी रिपोर्ट डॉक्टर मित्तल के आरोपों से मिलती है? हाँ, काफी हद तक मिलती है। उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट ने भी ये साफ माना कि लगातार 24 घंटे या उससे ज्यादा की ड्यूटी और काम का बहुत ज्यादा बोझ, ये डॉक्टरों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा। और रिपोर्ट ने यह भी कहा कि यह स्थिति सिर्फ डॉक्टरों के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए भी बड़ा खतरा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक थकावा, तनाव में डॉक्टर। हाँ, सोचिए, जो डॉक्टर कई घंटों से सोया नहीं है, उससे गलती होने का चांस कितना बढ़ जाता है। ये सीधे सीधे पेशेंट केयर की क्वालिटी पर असर डालता है। यहाँ पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हम सुन रहे हैं कि बेहतर घंटे ड्यूटी हो रही है जी, और दूसरी तरफ एनएमसी की अपनी ही टास्क फोर्स कह रही है कि 24 घंटे की ड्यूटी भी खतरनाक है। तो सवाल ये है कि क्या पीजी डॉक्टरों के काम के घंटों को रेगुलेट करने के लिए कोई नियम कानून है ही नहीं, या फिर है पर उनकी कोई परवाह नहीं करता? यहीं पर असल पेच है। नियम तो हैं, और सिर्फ हैं ही नहीं, काफी समय से हैं। अच्छा। 1992 में, सोचिए, 1992 में केंद्र सरकार ने एक यूनिफॉर्म सेंट्रल रेजिडेंसी स्कीम जारी की थी। 1992? 30 साल से भी ज्यादा पहले? हाँ, और उस स्कीम में साफ लिखा था कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों से एक बार में 12 घंटे से ज्यादा लगातार ड्यूटी नहीं कराई जानी चाहिए। 12 घंटे? हाँ, और हफ्ते में टोटल काम 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उनको वीकली ऑफ मिलना ही चाहिए। तो 1992 में ये नियम थे। हाँ। क्या इन्हें बाद में अपडेट या दोहराया गया? हाँ, अपडेट भी हुए हैं। अभी हाल में नेशनल मेडिकल कमीशन ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस यानी PGMER 2023 जारी किए हैं। ये नए रेगुलेशंस हैं। हाँ, इनमें भी हालांकि 1992 की तरह घंटों का नंबर साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन ये कहा गया है कि पीजी छात्रों को
उचित कार्य घंटे यानी रीजनेबल वर्किंग आवर्स मिलने चाहिए। रीजनेबल, ये थोड़ा अस्पष्ट सा नहीं है? हाँ, थोड़ा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि उन्हें पर्याप्त विश्राम यानी एडिक्वेट रेस्ट मिलना चाहिए, और साल में 20 दिन की कैजुअल लीव और वीकली ऑफ का प्रावधान इसमें भी है। तो अगर हम देखें 1992 की स्कीम में 12 घंटे डेली, 48 घंटे वीकली लिमिट थी। 2023 के रेगुलेशंस उचित घंटे और पर्याप्त आराम की बात करते हैं। नियम तो लगते हैं कि हैं। बिल्कुल। फिर जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों बताई जा रही है? डॉक्टर मित्तल की शिकायत में 72 घंटे तक की बात है। ये इतना बड़ा गैप क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और शिकायत का केंद्रीय बिंदु भी यही है। डॉक्टर मित्तल का सीधा आरोप है कि इन साफ नियमों और रेगुलेशंस की मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा खुलेआम अनदेखी की जा रही है। अनदेखी? हाँ, और उनका यह भी कहना है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है एनएमसी, वो भी इस वायलेशन पर कोई असरदार कार्रवाई करने में नाकाम रही है। अच्छा। जिस वजह से ये स्थिति बनी हुई है या शायद और बिगड़ रही है। ऐसा लगता है कि नियम बना दिए पर उनको लागू करवाने का जो सिस्टम होना चाहिए या जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो कहीं गायब है। या शायद ये संस्थानों के अंदर की एक पुरानी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हो सकता है, या पावर डायनामिक्स का मामला हो, जहां रेजिडेंट डॉक्टरों की बात सुनी ही नहीं जाती। और इस पूरी व्यवस्था की कमी और नियमों की अनदेखी का सबसे दुखद पहलू वो आत्महत्याएं हैं जिनका आपने जिक्र किया था। जी। एनएमसी की अपनी रिपोर्ट में भी ये बात थी। ये समस्या कितनी बड़ी है अगर आंकड़ों में देखें? आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और बहुत चिंता पैदा करते हैं। एनएमसी की ही एक ऑफिशियल रिपोर्ट है 10 अगस्त 2022 की। उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में, मतलब उस रिपोर्ट से पहले के 5 साल, भारत में 55 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों ने सुसाइड किया है। 55? 5 साल में? हाँ, और इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इन 55 में से अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की संख्या काफी ज्यादा बताई गई है। हालांकि एकदम सटीक नंबर पब्लिक नहीं है। लेकिन ये पैटर्न बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, ये एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। 5 साल में 55 पीजी छात्रों का सुसाइड, ये नंबर ही अपने आप में सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या शिकायत में या रिपोर्ट में कुछ खास मामलों का भी जिक्र है जिनसे ये पैटर्न और साफ होता हो? हाँ, कुछ स्पेसिफिक और बहुत दुखद मामलों का जिक्र किया गया है। ये दिखाते हैं कि ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न का हिस्सा हैं। जैसे 2012 में एम्स दिल्ली के छात्र थे बलमुकुंद भारती, उनकी आत्महत्या का मामला था। परिवार ने तब जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया था। फिर 2018 में अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एम मरिराज ने सुसाइड की कोशिश की थी। उन्होंने अपने साथ काम करने वालों पर गंभीर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया था। अभी हाल में 2023 में अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक महिला एमबीबीएस इंटर्न ने सुसाइड कर लिया। उसमें भी जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगे और प्रोफेसरों बैचमेट्स पर एफआईआर भी हुई। ये तो बहुत हाल की घटना है। जी। और इसी साल 2024 में जिपमर पुडुचेरी, वो भी एक बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल। वहां के जूनियर डॉक्टरों ने अपने डिपार्टमेंट हेड पर जातिगत आधार पर भेदभाव और हैरेसमेंट का आरोप लगाया। और 2024 में ही बैंगलोर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एक छात्र लोकेंद्र सिंह धांडे, उन्होंने भी अपने क्लासमेट्स द्वारा कथित जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर सुसाइड कर लिया। ये उदाहरण तो वाकई झकझोर देते हैं। ये दिखाते हैं कि समस्या कितनी फैली हुई है और कितनी गहरी है। हाँ। डॉक्टर मित्तल ने भी शायद यही कहा है कि ऐसे छात्र कितनी मुश्किलों से, कितनी सामाजिक आर्थिक बाधाओं को पार करके इन बड़े कॉलेजों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, उनका यही तर्क है कि जब वो इतनी मुश्किलों से वहां पहुंचते हैं और फिर उन्हें इस तरह का इंस्टीट्यूशनल भेदभाव, सोशल बॉयकॉट और फिजिकली मेंटली तोड़ने वाले काम के घंटों का सामना करना पड़ता है। हाँ। तो ये उनके लिए एक डबल झटका होता है। ये सिर्फ उनके मेंटल हेल्थ को ही नहीं तोड़ता, उनके डॉक्टर बनने के सपने को ही नहीं तोड़ता, बल्कि जैसा हमने देखा, ये कई बार जानलेवा भी साबित हो जाता है। ये एक तरह से प्रतिभा की, सपनों की संस्थागत हत्या है। ये बहुत भारी शब्द है, पर शायद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सही भी लगता है। इस बेहद गंभीर सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर मित्तल और उनके संगठन ने एनसीएससी के सामने क्या मांगे रखी हैं? मतलब वो क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए? उनकी मांगे काफी प्रैक्टिकल हैं और प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर फोकस्ड हैं। उन्होंने कुछ मुख्य मांगे रखी हैं। क्या है वो? पहली और सबसे अहम मांग है कि एनएमसी तुरंत, इमीडिएटली 1992 वाली जो यूनिफॉर्म सेंट्रल रेजिडेंसी स्कीम है, उसे सख्ती से लागू करवाए। खासकर काम के घंटे और छुट्टी वाली बात। हाँ बिल्कुल, काम के घंटे और वीकली ऑफ के मामले में। दूसरी मांग है
कि पीजीएमईआर रेगुलेशंस 2023 में जो उचित कार्य घंटे और पर्याप्त आराम वाली बात है, हाँ, जो थोड़ी अस्पष्ट थी। हाँ, उसमें बदलाव करके घंटों को साफ तौर पे डिफाइन किया जाए, जैसे दिन में मैक्सिमम 8 घंटे और हफ्ते में मैक्सिमम 48 घंटे की ड्यूटी। अच्छा, बिल्कुल क्लियर कट। जी। तीसरा, ये पक्का करने के लिए कि इन नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई जाए। बाहरी एजेंसी। हाँ, जिसके पास सिर्फ मॉनिटरिंग का नहीं बल्कि नियम तोड़ने वाले संस्थानों या लोगों पर जुर्माना लगाने और सजा देने का भी अधिकार हो, ताकि कुछ डर रहे, अकाउंटेबिलिटी हो। बिल्कुल। और चौथी मुख्य मांग है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में जैसे एंटी रैगिंग कमिटीज होती हैं, हाँ, उस पर जातिगत भेदभाव की निगरानी और रोकथाम के लिए स्पेशल कमेटी बनाई जाए और उनमें स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि भी शामिल हों। ये मांगे तो वाकई सिस्टम में बड़े बदलाव की बात करती हैं। सिर्फ नियम लागू करना नहीं, उन्हें और साफ बनाना, एक बाहरी निगरानी सिस्टम लाना और भेदभाव रोकने के लिए भी एक ढांचा बनाना। हाँ, क्योंकि ये साफ हो गया है कि सिर्फ नियम बना देना या गाइडलाइन जारी कर देना काफी नहीं है। सही बात है। असली चुनौती है उनको लागू करवाना और एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर छात्र, खासकर जो हाशिए के समुदायों से आते हैं, वो बिना किसी डर या भेदभाव के इज्जत के साथ पढ़ सकें, काम कर सकें। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात तो एकदम साफ है कि हमारे देश के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एससी समुदाय के पीजी छात्रों के सामने एक नहीं बल्कि कई गंभीर चुनौतियां हैं। जी। एक तरफ काम का बेहिसाब बोझ, अमानवीय घंटे, दूसरी तरफ कथित जातिगत भेदभाव, और इन दोनों से निपटने के लिए जो नियम है वो या तो नाकाफी हैं या फिर उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल। और एमसीएनसी का इसमें दखल देना ये वाकई एक अहम मोड़ है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। और देखिए, ये सिर्फ कुछ छात्रों या एक समुदाय के हक की बात नहीं है, ये हमारी पूरी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी, उसकी नैतिकता, उसके समावेशी होने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और सबसे अजीब या कहें विडंबना वाली बात यह है कि समस्या के हल के लिए नियम कायदे कागज पर मौजूद हैं। 1992 की स्कीम भी है, 2023 के रेगुलेशंस भी हैं। हाँ, नियम तो है, लेकिन उनका जमीन पर उतरना, उनका असल में लागू होना, यही सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ नियमों की कमी की नहीं है, बल्कि सिस्टम की सोच की, उसकी प्रायोरिटीज की भी है। तो इसका मतलब यही है कि सिस्टम में, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो या रेगुलेटरी बॉडी के लेवल पर, कहीं ना कहीं गंभीर कमियां हैं, शायद उदासीनता भी है। बिल्कुल, जिन्हें फौरन ठीक करने की जरूरत है। सिर्फ नियम बना देने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। हाँ, और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बुनियादी और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या? कि हमारे देश के जो भावी डॉक्टर्स हैं, खासकर वो जो उन समुदायों से आते हैं जो समाज में पहले से ही कई मुश्किलों का सामना करते हैं, हाँ, उनके लिए एक सुरक्षित, एक सम्मानजनक और एक न्यायपूर्ण माहौल पढ़ने का भी और काम करने का भी, ये सुनिश्चित करने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सिर्फ कॉलेजों की है, या एनएमसी की, या हेल्थ मिनिस्ट्री की, या हम सब की, समाज की जिम्मेदारी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे नहीं बड़ा सवाल ये कि इस जिम्मेदारी को असरदार तरीके से निभाया कैसे जाए, ताकि हम ऐसी दुखद घटनाओं को भविष्य में रोक सकें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद पॉलिसी बनाने वालों से लेकर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। धन्यवाद दोस्तों। विशेष जानकारी के लिए YouTube के माध्यम से इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फिर भी आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका यह काम उनको बाबा साहेब का समानता का आंदोलन आगे बढ़ाने में लगे रहने के लिए हौसला देता रह सकता है। अब आज्ञा दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।